हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो वीडियो है BSOC 134 का है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज नॉइज प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी चल रही है नीचे, मैं तो वहां से आ गई हूँ लेकिन अभी पार्टी ऑन है, ठीक है। तो थोड़ी सी नॉइज प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वीडियो आप तक पहुंचाना भी जरूरी था, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज यूनिट 7 ले लेते हैं, यूनिट 7 एंड 8 ले लेते हैं। जो दोनों यूनिट है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इसमें इंद्रिय जाति प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक क्वेश्चन 100% इससे पूछेगा। और जो 8 यूनिट है वो नारीवाद परिप्रेक्ष्य है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि इंद्रिय जाति प्रणाली क्या है देखेंगे, और अनुक्रमिकता क्या है, बस इसमें दो चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो इंद्रिय जाति प्रणाली क्या है, तो इंद्रिय जाति प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम शुरू में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और इस दृष्टिकोण के माध्यम से समाज का अध्ययन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंद्रिय वंश विज्ञान का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी इस यूनिट में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि नृजात प्रणाली क्या है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो नृवंश विज्ञान सभी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सॉरी। ओके, अब हम जानते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित होता है। यानी समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक जो संरचनाएं होती हैं उनकी में जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन हम इसमें करते हैं समाजशास्त्र में, ठीक है ना। तो पारंपरिक और प्राचीन अर्थ में सामाजिक संरचनाओं को वस्तुनिष्ठ बाध्यकारी के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है, जिसे सामाजिक तथ्य के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेंगे कि इसमें चर भी होते हैं, ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और जो पारंपरिक दृष्टिकोण होता है, इनको प्रभावित करने वाली चर वस्तुओं के बीच संबंधों की तलाश करता है। तो जो निर्जाति दावा करते हैं कि संसार की वस्तुनिष्ठ और बाध्यकारी सामाजिक संरचनाएं, यानी सामाजिक संरचना गतिविधियों द्वारा गठित की जाती हैं, अर्थात इसके अंतर्गत क्या आती हैं, प्रथा, विधियां, जो प्रक्रियाएं होती हैं। तो नृवंश विज्ञान के अनुसार समाज शास्त्र इन संरचित गतिविधियों को अनदेखा करता है, जो वे प्रभावित करने वाले चर वस्तुओं के बीच सहयोग के स्तर को मापते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसे आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो नृजाति पद्धति अध्ययन करने का एक तरीका भी है, किसी लोगों के कार्यों, प्रथाओं और व्यवहारों के अध्ययन के रूप में देखना है, जो सामाजिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि नृजाति पद्धति में हम क्या करते हैं, कि नृजाति पद्धति एक ऐसा अध्ययन है जिसमें लोगों के कार्यों, प्रथाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और जो सामाजिक संरचनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो एथनो सामाजिक सांस्कृतिक जाति समूहों के सदस्यों का संदर्भ देते हैं, और जो विधि होती है उन चीजों को संदर्भित करती है, जो लोग नियमित रूप से अपने रीति रिवाज, परंपराओं या प्रथाओं के नियम बनाते हैं या उन्हें फिर से बताते हैं। और लॉजिक का अर्थ इन विधियों का अध्ययन करना, अध्ययन का तर्क करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं कि जो नृजाति पद्धति है, एथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है, एथनो मेथोडोलॉजी का अर्थ क्या है, तो एथनो मेथोडोलॉजी यानी नृजाति पद्धति का अर्थ है ऐसे सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं या प्रथाओं के नियम बनाने के लिए सदस्यों के तरीकों का अध्ययन करना। यानी ऐसी कुछ समाज में रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं होती हैं कि इनको बनाने के लिए सदस्यों के तरीकों का अध्ययन करना, जो समाज द्वारा स्वीकार करने योग्य या मान्यता देने योग्य हो। देखिए, हम समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सी रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, संस्कृत मूल्य होती हैं, ठीक है ना। और इनके नियम बनाने के जो सदस्य होते हैं उनके तरीकों का अध्ययन किया जाता है, और साथ में वो समाज द्वारा स्वीकार करने योग्य, मान्यता देने योग्य हो, ये होता है नृजाति पद्धति। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य से शुरू हो जाता है कि समाज शास्त्री सबसे पहले और समाज के सदस्य होते हैं, और उनमें वही सामाजिक योग्यता और दक्षता होती है, ठीक है, जो समाज के किसी और सदस्य के पास होती है। तो जो समाज शास्त्री होता है, जो नृजाति की व्याख्या करता है, जो समझता है, तो सबसे पहला वो समाज का सदस्य होता है, और वही उसके पास सामाजिक दक्षता, योग्यता होती है, समाज के किसी और सदस्य के पास होनी चाहिए। तो नृजाति पद्धति अपने स्वयं के मामले में
जांच के विषयों के रूप में ऐसी योग्यताओं, दक्षताओं, क्षमताओं का अपना अध्ययन केंद्रित करता है। ठीक है, और उन तरीकों पर अध्ययन होता है जिनके द्वारा समाज के सदस्य अपने आसपास क्या हो रहा है इसका अवलोकन करने, निरीक्षण करने और मान्यता देने में सक्षम होते हैं। तो नृजाति पद्धति जो होती है, अब यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि नृजाति जो पद्धति होती है, एथनो मेथोडोलॉजी का अर्थ होता है कि ऐसी कुछ सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, नियम होते हैं जिनके सदस्यों का तरीकों का अध्ययन करना होता है और वो समाज द्वारा स्वीकार करने योग्य, मान्यता देने योग्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो समाज शास्त्री होते हैं वो सबसे पहले जो समाज होता है उसके कुछ सदस्य होते हैं, और जो समाज के एक सदस्य में योग्यता होती है, सामाजिक दक्षता होती है, सामाजिक योग्यता होती है, वो समाज शास्त्री में भी होती है। ठीक है, नृजाति जो पद्धति होती है स्वयं के मामले में जांच करता है विषयों के रूप में, योग्यताओं के रूप में, क्षमताओं के रूप में। ठीक है, और उनका ध्यान उन तरीकों पर होता है जिनके द्वारा समाज के सदस्य अपने पास क्या हो रहा है उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और मान्यता देते हैं। ठीक है, ये होता है नृजाति। और इस तरह जानते हैं कि उन्हें दूसरों के कार्यों के साथ अपने कार्यों का तालमेल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दूसरे अदर समाज के लोग हैं, अदर लोग जो दूसरे लोग हैं उनके साथ अपना तालमेल किस तरह से बिठाना चाहिए ये भी उनको पता रहता है। ठीक है, और इसे प्रस्तुत करने का एक और तरीका यह भी है कि नृजाति पद्धति व्यवस्थित सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं के निरीक्षण एवं अवलोकन की संभावना से संबंध रखता है। आप सिंपल एक अर्थ देना चाहते हैं तो इसे भी बोल सकते हैं कि नृजाति पद्धति व्यवस्थित सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा और प्रथाओं के निरीक्षण, अवलोकन की संभावना से संबंध रखता है, मतलब संभावना में रुचि रखता है। ठीक है, तो मोटे तौर पर दो बातें होती हैं। अब दो बातें सामने निकल के आती हैं। पहली है कि यह कि एक पर्यवेक्षक, चाहे वह समाजशास्त्री हो या आम आदमी हो, ठीक है, वे घटना या उस घटना के रूप में क्या देख रहा है। अब यहाँ पर एक पर्यवेक्षक का रूप होता है। अब चाहे वो आम आदमी यानी उस समाज का सदस्य हो या चाहे समाज शास्त्री हो, ठीक है ना, जो भी घटना होती है उस घटना के रूप में देखता है कि आखिर हो क्या रहा है और इस बात को कैसे समझता है। और दूसरी घटना, ठीक है ना, दूसरी क्या बात होती है कि जो घटना घटित होती है, दूसरी घटना, जो घटित घटना का अवलोकन कैसे किया जाए। अब जो घटना घट गई है उसका अवलोकन कैसे किया जाए कि घटित घटना हो गई, ठीक है, या इस तरह से घटित हुई है। तो यहाँ पर दो बातें समझ में आती हैं। पहली ये बात समझ में आती है कि घटना है उस घटना के रूप में क्या देख रहा है, उसको कैसे समझता है। फिर मान लीजिए अगर वो घटना घटित हो गई हो तो घटित जो हुई है किस तरह से घटित हुई है, ठीक है ना। फिर मान लीजिए कोई घटना अगर हो गई है तो उसको किस तरीके से देखा जाए कि वो घटना घटित हो गई है, ठीक है ना, मतलब वो घटना हो गई है तो उसका अवलोकन जो है वो वास्तव में घटना घटित हो गई है इस रूप में करता है। तो ये होता है नृजाति पद्धति। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार नृजाति पद्धति के 3 विशिष्ट लक्षण हैं। सबसे पहला, इसका उद्देश्य यह जानना है कि लोग प्रतीकात्मक बातचीत के एक संस्करण के रूप में अर्थ या स्थिति की परिभाषा कैसे बनाते हैं, उसका निर्माण कैसे करते हैं। तो पहला लक्षण ये होता है कि लोगों का उद्देश्य जानना होता है कि लोग प्रतीकात्मक बातचीत से उसका निर्माण कैसे करते हैं या स्थिति कैसे बनाते हैं, सीधा सा। दूसरा, क्योंकि परिभाषाएं एक स्थिति से उभर कर सामने आती हैं कि व्यक्ति एक दूसरे की भावना बनाने वाली धारणाओं, विचाराओं को कैसे प्रस्तुत करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति की भावनाएं और विचारधाराएं अलग अलग होती हैं यहाँ पर। तो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की जो भावना धारणा होती है उसको कैसे हम रखें सामने, ठीक है, कैसे लोग घोषणा करते हैं और एक दूसरे के लिए अर्थ, धारणाओं, दृष्टिकोणों को प्रदान करते हैं। इसलिए नृजाति पद्धति को व्यक्तिवादी भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, नृवंश विज्ञान को ऐसा माना और समझा जाता है कि वह समाजशास्त्र के पारंपरिक तरीकों के लिए महत्वपूर्ण है और पारंपरिक तरीकों की आलोचना के रूप में उभरा है, क्योंकि नृजाति में हम परंपरा और जो हमारी संस्कृति, जो मूल्य होते हैं, हम उन्हीं की यहाँ पर अध्ययन करते हैं, उनको हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो नृजाति पद्धति के सैद्धांतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि ठोस गतिविधियों में एक स्वनिर्मित रीति रिवाज है, एक ऐसी प्रथा और परंपरा है जिसका कोई वैज्ञानिक तर्क ना तो पहले था और ना ही अभी है और ना ही चर के रूप में है, ठीक है, ओके। और एक नृजाति पद्धति संबंधित दृष्टिकोण जरूरी नहीं है कि समान और साधारण हो। तो बस इतना समझ लीजिए कि नृजाति पद्धति क्या होती है, इतने में भी आप समझ गए, एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना, ओके।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नृजाति पद्धति क्या है, अब ये समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नृजाति पद्धति को व्यवहारिक कार्रवाई और व्यवहारिक तर्कों के सामान्य और रोजमर्रा के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। यानी नृजाति पद्धति में जो हमारे व्यवहारिक तरीके होते हैं, सामान्य और रोजमर्रा के जो तरीके होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। और इसकी स्थापना 1950-1960 के दशक में अमेरिकी समाजशास्त्री टेलकॉट ने की थी। ठीक है, टेलकॉट पर्सन के छात्र सॉरी हेरोल्ड गारफिल्कर ने की थी। ठीक है ना, राइट। और एथनोमेथोडोलॉजी के अध्ययन एवं पढ़ाई में गार्फिकेल के पाठ के साथ वह लोकप्रिय हो गया। तो इस पाठ की प्रमुख और महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि अवलोकन एवं निरीक्षण योग समाज की नियमित और रोजमर्रा वाली प्रथाओं के निर्माण में ऐसी गतिविधियों को करने के लिए इकाइयों और सदस्यों के तरीकों का स्थानीय अव्यवस्थित उपयोग शामिल होता है। इन विधियों और तरीकों के संबंध में प्राकृतिक भाषा की महारत सर्वोपरि है और इस प्रकार नृजाति पद्धति सामाजिक तत्वों के गठन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भाषा और सामाजिक संपर्क की कल्पना करता है। जो नृजाति पद्धति होती है, हमने पहले कहा है कि समाज के लिए होता है, समाजी तत्व होते हैं जो उनके गठन की प्रक्रिया होती है, उसके हिस्से में भाषा के रूप में जो है कल्पना करता है। ठीक है, अब जो गार्फिकेल की विचारधारा वह मुख्य रूप से एमिल दुर्खेम और मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से प्रेरित है, यानी मिलती जुलती है। ठीक है, उन्हीं की तरह उनका भी कहना है, किसका, गार्फिकेल का। ओके, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखो कि ऊपर तो हम देख ही लिया कि नृजाति पद्धति क्या होती है। ठीक है ना, मैं अभी भी कह दूं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, राइट। ओके, तो नृजाति पद्धति यानी एथनोमेथोडोलॉजी तर्कवादी अनुभववाद और व्याख्यात्मक तर्क के साथ परंपरा की एक कृत्रिम रचना है। अब देखिए, नृजाति पद्धति जो है वो तर्कवादी और व्याख्यात्मक तर्कशास्त्र जो है इसकी एक कृत्रिम रचना है। दो परंपराएं जिन्हें आमतौर पर पारस्परिक रूप से अनन्य माना जाता है और पहले से इनमें नियमित आधारित तर्कसंगत कार्यों की अवधारणा विचारधारा को अपनाया जाता है। और नृजाति पद्धति दूसरी परंपरा से ठोस घटनाओं का सत्य और कठोरता से अध्ययन करने की प्रतिबद्धता इस मान्यता के साथ प्राप्त करती है कि शोधकर्ता एक सजग प्रतिभागी और उन घटनाओं एवं दृश्यों का पर्यवेक्षक नहीं है। जो शोधकर्ता होता है, जो अनुसंधान करता है, सिर्फ एक वो प्रतिभागी के रूप में रहता है, सजग यानी जागरूक प्रतिभागी है, और जो उसकी घटनाएं दृश्य होती हैं उसका पर्यवेक्षक नहीं है, देखने वाला कार्यकर्ता नहीं है वो। ठीक है ना, तो गार्फिकेल का पहला मुद्दा वंश विज्ञान के हितों को परिभाषित करना था और यह उन तरीकों का अध्ययन है जिसके द्वारा सदस्य यानी सामाजिक रूप से कामकाजी और कार्य करने वाले मनुष्य, सदस्य का मतलब क्या होता है, जो सामाजिक रूप से कामकाज करते हैं और कार्य करने वाले मनुष्य होते हैं, उनको सदस्य यहाँ पे कहा गया है। अपनी दुनिया से यानी सदस्य अपनी दुनिया से बाहर की समझ रखते हैं और अर्थ निकालते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, जिसकी झलक गारफील्ड की चिंताओं, अर्थ और भाषा में मिलती है। किसी स्थिति से बाहर समझ बनाना और उस भावना और अर्थ को अर्थ से सामान्य भाषा का रूप देना गार्फिकेल के लिए आपस में अटूट रूप से जुड़े हुए थे। यानी कि किसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो सदस्य होते हैं, अब सदस्य कौन होते हैं यहाँ पर, तो सदस्य सामाजिक रूप से समाज में काम करते हैं, काम करने वाले जो मनुष्य होते हैं। ठीक है ना, तो जो वो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा खुद को और दूसरों के बताने के लिए उनकी क्षमताओं पर भविष्यवाणी की जाती है कि किस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। और इसके अलावा नृजाति पद्धति का एक बड़ा हिस्सा इस बात का अध्ययन बन जाता है कि सदस्य उस क्रिया को करते समय सामाजिक कार्रवाई के खातों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, सामाजिक खातों का निर्माण कैसे करते हैं, तो ये है नृजाति पद्धति। ठीक है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इस प्रकार नृजाति पद्धति एक बहुत ही सरल विचार का प्रतिनिधित्व करती है। यदि कोई मान लेता है, जैसा कि गार्फिकेल करते हैं, कि रोजमर्रा की जिंदगी का सार्थक प्रतिरूप, आप ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी का सार्थक प्रतिरूप और क्रमबद्ध व्यवस्थित चरित्र ही नृजाति होता है। ठीक है, और जिसे हासिल करने के लिए लोगों को लगातार काम करना चाहिए।
तो किसी को भी यह मानना होगा कि उसके पास ऐसा करने के लिए कुछ तरीके हैं। और यदि रोजमर्रा की जिंदगी एक पैटर्न युक्त क्रम एवं पहचानने योग्य सुसंगता एकजुटता दिखती है, जैसा कि गोरफेल का मानना है, तो यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि व्यक्ति बेहतरीन ढंग से साझा किए गए लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं, ठीक है, और वो समाज में एक क्रमबद्ध व्यवस्था लाने के रुझानों को क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नृजाति पद्धति। अब देख लेते हैं अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता क्या है, देखिए हम नृजाति पद्धति अनुसंधान में अनुक्रमिकता की अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। अब अनुक्रमिकता एक अवधारणा है, ठीक है, जो भाषा और साधारण बात के गुणों का वर्णन करती है। तो क्या करती है, भाषा और साधारण बात, जो साधारण बात होती है उसके गुणों का वर्णन करती है और इस तत्व को संदर्भित करती है, इस तत्व को इंगित करती है, इस तत्व को बताती है कि एक शब्द का एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है जो सभी स्थितियों के लिए सही हो सकता है। मतलब एक शब्द का एक अर्थ ऐसा भी हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी परिस्थिति, जो भी स्थिति हो, उनके लिए सही हो सकता है जिसे उस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका शब्दकोश अर्थ। लेकिन एक शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है जो उस विशेष स्थिति से संबंधित होता है जिसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। और उसके बाद अनुक्रमिकता का अर्थ है एक विशेष कोड, व्याकरण या शब्दावली। तो अनुक्रमिकता का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, एक विशेष कोड, एक व्याकरण या शब्दावली जो किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के बीच उपयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना डैश कर देते हैं और अब हम ले लेते हैं अनुक्रमिकता का मतलब, ठीक है। तो अनुक्रमिकता का मतलब होता है एक विशेष कोड, व्याकरण या शब्दावली जो किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के बीच उपयोग की जाती है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए वह वहां थी, यह विशेष अवसर या स्थिति के आधार पर वह और वहां दोनों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। वह वहां थी, तो वह का मतलब क्या हो गया, मतलब लेडीज हो गया, और वहां मतलब वहां, तो दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस वाक्य में कहा गया है, किस वाक्य में कहा गया है। आमतौर पर किसी भी वाक्य को न केवल उसके शब्दों के शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में समझा जाता है बल्कि आसपास की बातचीत और लोगों के बातचीत के ज्ञान के संदर्भ में। मतलब वह वहां थी तो कहाँ थी, लोगों के पास थी, किसी जगह पे थी, ठीक है ना, या उसके पास में थी, या कोई घटना हो रही थी वहां पे थी। तो इसका अर्थ क्या समझा जा सकता है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सही नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो गार्फिकल के अनुसार बातचीत का एक अंश न केवल एक बातचीत का वर्णन करता है बल्कि उस विशेष स्थिति की कुछ सार्थक विशेषता यानी अनुक्रमित के लिए भी होता है। तो बात का कोई भी हिस्सा अनुक्रमित की तुलना में उसके वास्तविक अर्थ से अधिक के लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका बेटा कहाँ है, जवाब क्या हुआ, वह घर पर है। तो पूरी तरह से चीजों को अनुक्रमित करता है। सीधा क्वेश्चन था, यहाँ पे स्पष्ट अर्थ निकल रहा कि आपका बेटा कहाँ है, घर पर है, तो वह घर पर है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था कि वह वहां थी, तो कहाँ थी भाई, किस जगह पे थी, वह का मतलब क्या हुआ, कौन सी जगह हुई, कुछ भी नहीं क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो अनुक्रमित है, यानी एक एक करके क्रम में रखी गई है। तो जो वक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है, तो विशुद्ध रूप से भाषाई सामग्री से अनुक्रमित, ऊपर वाले जो थी वो विशुद्ध भाषाई थी, ये शुद्ध है। इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी स्थिति में जवाब की प्रतिक्रिया और उसके अर्थ स्थिति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसलिए दो लोगों के बीच बातचीत के जो अर्थ होते हैं वो पारस्परिक रूप से बातचीत के स्थान और समय से जुड़े हुए होते हैं। और इसी तरह व्यक्तियों की प्रस्तुति, उद्देश्य या उद्देश्य अभिभावकों के इरादों का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया किसका, अभिक्रमिकता का मतलब हो गया, ठीक है। ओके, चलिए, तो रोजमर्रा की जिंदगी एक अपरिवर्तनीय और अपरिहार्य विशेषता के रूप में अनुक्रमिकता की पहचान होती है और इस प्रकार के उपयोग में भाषा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसे बनाया और उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम सिर्फ अनुक्रमिकता और हमने लिया नृजाति पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका नृजाति पद्धति, ठीक है। लेते हैं उल्लंघन प्रयोग इग्नेस का मामला, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें लैंगिकता को उठाया गया है। उल्लंघन प्रयोगों के मामले को लेकर नृजात विज्ञानियों ने लैंगिकता, शिक्षा और संगठनात्मक रूपों आदि पर
सामाजिक विज्ञान चर्चाओं के लिए दृष्टिकोण की प्रासंगिकता की जांच की है। मतलब लैंगिकता के मामले में नृजाति पद्धति विश्लेषण के गौरफिकेल के दिलचस्प कार्य निष्पादन पर चर्चा करें। मतलब क्वेश्चन आपसे दे सकता है, एक क्वेश्चन आपको दे सकता है लैंगिकता के बारे में, नृजाति पद्धति में लैंगिकता से क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो बताते हैं गौरफिकेल कि कैसे समाज हर व्यक्ति पर कुछ सामाजिक और यौन स्थिति प्रदान करता है। ठीक है ना, और कुछ अनियमितताओं के मामले में इन तरीकों से कुछ व्यक्ति वांछित यौन अवस्थिति प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो समाज में हर व्यक्ति यानी समाज के रहने वाला हर व्यक्ति सामाजिक तौर पर भी यौन जो है मतलब कि यौन का आनंद प्राप्त करता है, और कुछ मामलों में जहाँ पे अनियमितताएं मिलती हैं, ठीक है, अनियमितताएं मिलती हैं, वहां पर वो वांछित यौन यानी व्यक्ति वांछित यौन, वांछित का मतलब पाना होता है, प्राप्त करने का प्रबंध कर लेता है वो गलत तरीके से। तो गार्फिकेल के अनुसार इस प्रक्रिया को पासिंग कहते हैं। ठीक है, और 1950 के दशक में एग्नेस नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात की जो निसंदेह और निर्विवाद रूप से एक औरत लग रहा था। ठीक है, वह न केवल एक औरत के रूप में किसी को भी विश्वास दिलाने का कारण था कि सच में वास्तव में वह एक औरत था, बल्कि एक महिला होने के वस्तुतः सारे गुण उसमें निहित थे। तो वो दिखता किसकी तरह, वो तो था व्यक्ति, लेकिन दिखता किसकी तरह था, औरतों की तरह लगता था, और वह लोगों के विश्वास भी नहीं दिला पा रहा था कि वह वास्तव में एक औरत है। ठीक है, और औरत होने को उसमें गुण भी पूरे थे, तो उसमें एक महिलाओं जैसी शारीरिक और व्यवहारिक दोनों ही विशेषताएं मौजूद थी। मतलब उसके पास एक सुंदर चेहरा था, उसकी आवाज थी, पोशाक थे, बड़े हुए स्तन, एक अच्छा रंग रूप, चेहरे पर कोई बाल नहीं थे, और भौहों को भी अच्छी तरह सुधारा गया था, लिपस्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो गार्फिकेल ने पता किया कि एग्नेस शुरू से ही महिला नहीं थी। वास्तव में जिस समय उससे मिला, एग्नेस चिकित्सकों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे पुरुष जननांग हटाने और अंततः सफलतापूर्वक एक योनि बनाने के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत है। मतलब वो अपना जेंडर चेंज करना चाहता था। ठीक है ना, राइट, मतलब वह पुरुष था, पुरुष से वो महिला बनना चाहता था। राइट, तो एग्नेस का जन्म पुरुष के रूप में सामान्य पुरुष जननांगों के साथ हुआ। वो एक पुरुष के रूप में हुआ। वास्तव में 16 वर्ष की आयु तक हर हिसाब में लड़का थी। अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, लड़का था नहीं, लड़का थी, और उस उम्र में भाग कर कि कुछ अजीब था और व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और एग्नेस घर से भाग गई। अब देखिए यहाँ पर लड़का था नहीं, लड़का थी, और अब एग्नेस घर से भाग गई का मतलब क्या, वो जब ऑलरेडी वो लड़का है तो भाग गया होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था, और लड़कियों की तरह काम करने लगी और सारी चीजें लड़कियों की तरह करना शुरू कर दिया। तो उसे जल्द ही पता चल गया कि एक महिला की तरह कपड़े पहनना और व्यवहार करना भी काफी नहीं था। अगर उसे एक औरत के रूप में पहचान, मान्यता और स्वीकार किया जाना है तो उसे एक महिला के समान काम को करना सीखना होगा। उसने स्वीकृत मान्यताओं को सीखा, परिणाम स्वरूप खुद को एक महिला के रूप में मान्यता और एक पहचान मिल गई। तो गार्फिकेल को समाज में वांछित महिला सेक्स की अवस्थिति को प्राप्त करने के लिए एग्नेस द्वारा इस्तेमाल किए गए निरूपण उपकरण में रुचि दिखाई, पासिंग डिवाइस में, क्योंकि वो एक मेल से फीमेल बनना चाहता था। ठीक है, तो वह क्या कहना चाहते हैं, गार्फिकेल कहना क्या चाहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि लोग समाज में, ठीक है, समाज और कुछ निश्चित वर्ग के सदस्य के रूप में नियमित प्रथाओं को सीखते हैं और नियमित रूप से उनका उपयोग करते हैं, जो उन्हें पुरुषों या महिलाओं के रूप में सफलतापूर्वक पहचान पाने यानी पास होने की अनुमति देते हैं कि कौन पुरुष है, कौन महिला है। हर एक की अपनी अपनी निशानी, अपनी अपनी पहचान होती है, वही पास होता है। और यह केवल इन प्रथाओं को सीखने में है जो हम एक समाजशास्त्री अर्थ में लैंगिकता की अवस्थिति की अवधारणा में आते हैं। तो यह जो विचारधारा है, जो भी हम विचारधारा कहानी सुन के आए हैं, यहाँ तक कि लैंगिकता जैसी एक श्रेणी जिसे एक निर्धारित स्थिति माना जाता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे आता है एग्नेस के बारे में, ठीक है, उल्लंघन का, निर्जाति में उल्लंघन, एग्नेस के बारे में बताइए क्या समझते हैं, उल्लंघन का प्रयोग किस तरह किया गया निर्जाति पद्धति में, या निर्जाति पद्धति में एग्नेस का मामला क्या है, ठीक है, या निर्जाति पद्धति में उसमें लैंगिक मामला क्या है, तो आपको फिर यही आंसर लिखना होगा। ठीक है ना, राइट, लैंगिकता के बारे में क्वेश्चन निर्जाति पद्धति में पूछा जाता है तो आपको आंसर यही देना होगा। ठीक है,
ओके चलिए, तो ये हो गया, इसे हमने देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं। ये हमारी यूनिट फिनिश्ड हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निर्जाति पद्धति। अब हम देखेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य शोध कार्य के लिए। ठीक है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। हम नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या, अब हमने लैंगिकता को पढ़ लिया ऊपर, ठीक है ना। अब वही था यहाँ पे कि समाज शास्त्रियों ने समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में लैंगिकता संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, और लैंगिकता का अध्ययन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। और 1970 के दशक से पहले लैंगिकता पर नाक के बराबर काम हुआ था, किसी ने मतलब जोर ही नहीं दिया और सोचा भी नहीं था। तो 1970 के दशक से पहले के विभिन्न विचारकों द्वारा समाज के अध्ययन कार्यों में लैंगिकता को मुख्य धारा में नहीं रखा गया था, और ऐसा लगता था कि जैसे समाज की स्थापना और गठन केवल पुरुषों ने की है, औरतों ने नहीं की है। और यह मान लिया गया था कि समाज में पुरुषों के किसी भी अध्ययन में से महिलाएं स्वतः शामिल होती, मतलब पुरुष के माध्यम से महिलाएं उसमें शामिल होती, ठीक है। और समाज के लैंगिक पहलुओं को चाहे वे व्यवस्थाओं या भूमिकाओं के संदर्भ में, लैंगिक का मतलब ना स्त्री और पुरुष, ठीक है ना, ओके, उन पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। लैंगिकता को प्राकृतिक क्रम का हिस्सा मान लिया गया था, और इनमें पुरुषों के अध्ययन में लैंगिकता को अदृश्य प्रतिपादित किया गया था। तो पुरुष का वर्चस्व ऊपर रखा गया था, और औरतों का, नारी का वहां पे कोई भी स्थान नहीं था। तो नारीवाद एवं पद्धति के उद्भव ने समाज के अध्ययन करने के इस तरीके को चुनौती दी है, और प्रारंभिक चरणों में यह सामाजिक विज्ञान में प्रचलित एक प्रत्यक्षवाद ज्ञानवाद एक समालोचक के रूप में उभरा। इसीलिए मैं कह रही कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका नारीवाद, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नारीवाद आखिर है क्या, आप सीधे इसे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नारीवाद अनुसंधान पर होने वाली बहस, ज्ञानवाद या ज्ञान पद्धति शास्त्र के बारे में बहस करने से लेकर के इस्तेमाल किए गए तरीकों पर बहस होती है। शोध का कोई एक तरीका नहीं होता है, और इस अध्याय में शोध करने पर ऐसा लगता है कि नारीवाद तरीके और कार्य पद्धति बदल गई है और समय के साथ विकसित हो गई है, ठीक है। तो नारीवाद कार्य प्रणाली में व्यापक विषय इस प्रकार है। अब नारीवाद है क्या, ये कैसे कार्य करता है, ये देख लेते हैं। तो नारीवाद से क्वेश्चन यदि आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे इसको लिख देना है, ठीक है। नारीवादी कार्य प्रणाली का उद्भव अनुसंधान विधियों के एक खंडन के रूप में हुआ, ठीक है, राइट। दूसरा, समाज का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में बहस हुई। बहस और वाद विवादों ने समाज को एक अनुभूत अनुभव के रूप में आगे बढ़ाया, और यहाँ पर इसके अध्ययन करने पर जोर दिया, ठीक है, राइट। तो दो चीजें इसमें नारीवाद के कार्य प्रणाली के रूप में आई हैं, ठीक है। अब प्रारंभ देख लेते हैं नारीवाद के रूप में कि किस तरह से यहाँ पे प्रारंभ हुआ, राइट, ठीक है। चलो, तर्क संगता के मूल, धार्मिक हठ धर्मता से मुक्ति, प्रगति के विचार और पूंजीवाद के साथ प्रगति को जोड़ना आदि मुख्य विषय थे जो समाजशास्त्र पर हावी थे। यानी तर्क के मूल, तर्क के साथ चलना, धर्म मतलब धर्म को लेके चलना, तो धर्म, धार्मिक हठ धर्मता से मुक्ति, जो धर्म थे और लोग उसी पे अड़े हुए थे, उससे लोग मुक्ति चाहते थे, आगे किस तरह से बढ़ा जाए, ठीक है ना। और पूंजीवाद के साथ आगे, यानी पूंजीवाद के साथ आगे बढ़ना उस समय समाज शास्त्र के मेन विषय हुआ करते थे। और ज्ञान पद्धति शास्त्र और सत्ता मीमांसा संबंधी स्थिति जो थी वो मुख्यतः प्रत्यक्षवादी थी, और ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य ने समाज की बेहतर समझ विकसित की और वह इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब मनुष्य ने ही समाज को बनाया है, बहुत अच्छा उसको डेवलप किया है, और उसको डेवलप करने, उसको विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसको आगे और विकसित करेगा। तो समाज का अध्ययन करने वाले विद्वानों के पहले समूह ने समाज के अध्ययन के लिए और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया। अच्छा, प्रत्यक्षवाद का नेतृत्व अगस्त काम्टे और एमिल दुर्खाइम जैसे सिद्धांतकारों ने किया, ठीक है। प्रत्यक्षवादी क्या है, तो क्या मानते थे, तो प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। समाज का यदि आपको अध्ययन करना है तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर लाना पड़ेगा, और उन्होंने समाजों के अध्ययन के लिए सार्वभौमिक कानून बनाई, ठीक है। सामाजिक संरचनाओं को प्राकृतिक दुनिया के रूप में देखा, और यह माना जाता था कि समाज के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों को लागू किया जा सकता है, यानी प्राकृतिक विज्ञान के जो तरीके हैं वो समाज के लिए बेहतर हैं। और प्रत्यक्षवादी का कार्य सामाजिक तथ्यों का अध्ययन और शोध करना होता था। अब यहाँ पर जैसे समाज का अध्ययन वैसे
वैसे ही किया जैसे कि एक जीव विज्ञानी एक पौधे या एक जानवर पर अध्ययन करता है। ठीक है, तो शोध का ध्यान जो था वो वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता पर केंद्रित हो गया। और उनका मानना था, वो मानते भी थे और वैसा कर भी रहे थे, जैसे रसायन शास्त्री या केमिस्ट और जीव विज्ञानी एक रासायनिक प्रतिक्रिया या एक पशु प्रजाति का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से वो समाज का अध्ययन कर रहे थे। मैक्स वेबर जैसे अन्य लोग प्रत्यक्षवादियों के आलोचक थे। प्रत्यक्षवादी अगस्त काम्टे थे, मैक्स वेबर इसके आलोचक थे। वेबर ने व्यक्तिपरक व्याख्या और वेरस्टेन की विधि के माध्यम से समाजों का शोध कार्य का अध्ययन किया और उनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति समाज के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति अगस्त काम्टे करते थे। अगर प्राकृतिक विज्ञान मैक्स वेबर का संबंध है, अगस्त काम्टे मैक्स वेबर का है, तो आपको यही लिखना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो उनके लिए समाज शास्त्री अध्ययन इस मायने में मूल्यों से मुक्त था और इसकी तर्कसंगता सामाजिक वैज्ञानिकों के समुदाय और उसमें प्रचलित संस्कृत द्वारा थी। तो वेबर के लिए अनुसंधान यानी शोध करने के लिए विषय वस्तु का विकल्प और वस्तु का चुनाव मूल मुक्त नहीं था, यानी मूल्य से मुक्त नहीं था, मूल्य का होना जरूरी था। किसके लिए? वेबर के लिए। और एक बार चुनाव हो जाने के अध्ययन मूल मुक्त तरीके से किया गया था। तो वेबेरियन अर्थों में अनुसंधान यानी शोध के लिए चुना गया विषय अनुसंधान के प्रचलित मानदंडों से हर बार प्रभावित होता था। इस प्रकार सामाजिक विज्ञानों में वेबर के लिए जो वस्तुनिष्ठता थी वो क्या हो गई? प्रत्यक्षता द्वारा किया गया, यानी स्वयं शोधकर्ताओं के प्रत्यक्षता द्वारा किया गया वस्तुनिष्ठता का निर्धारण। ठीक है, अब वेबर का मूल मुक्त सामाजिक विज्ञान का प्रसंस्करण त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि नारीवादियों ने तर्क दिया कि शोधकर्ता की सत्ता मीमांसा ने अनुसंधान के विषयों का विकल्प और पसंद का निर्धारण किया है। तो अनुसंधान कार्यों में लैंगिकता लगभग अदृश्य थी और इसका मतलब यह था कि सामाजिक विज्ञान का ज्ञानवादी विज्ञान अपने आप में एक गलत मूल्य पर आधारित है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख पुरुषवादी पद्धतियों की आलोचना, क्योंकि अब नारीवाद तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि नारीवादी कार्य प्रणाली समाज के नजरिए के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थी और समाज में प्रगति के लिए तर्क संगत मानव विचार के विकास को जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, और समझ की चूक यह थी कि मान लिया गया कि मनुष्य का प्रतिनिधित्व पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह मान लिया गया कि मनुष्य और समाज के विकास में योगदान देने वाले पुरुष और उनके भाई बंधु थे। ठीक है, लैंगिकता पर जोर यहाँ पे सिर्फ पुरुष पे दिया गया। उनके पास ना तो लैंगिकता से संबंधित मुद्दे पर कुछ कहने के लिए था, ना उनके पास परिवर्तनों द्वारा महिलाओं पर पड़ने वालों के प्रभाव पर कहने के लिए कुछ था। प्रगति और सोच का सार्वभौमिक विचार केवल पुरुषों तक ही सीमित था। ठीक है, राइट। 19वीं सदी के कारण और अनुभववाद के प्रभुत्व में वस्तुनिष्ठ और निष्पक्षता का एक झूठा एवं गलत आधार था। महिलाओं को अनुसंधान कार्यों से बाहर रखा गया था और उस समय के प्रमुख विचारकों के मत और विचारधारा महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण हुआ करते थे। जीन जैक्स, रूसो, कांट जैसे विचारकों ने महिलाओं को कमजोर लिंग समझा और माना, मतलब कमजोर समझा उनको, और महिलाओं को सच्चाई, तर्कसंगता और विज्ञान के दूसरे पक्ष पर तैनात किया गया था। और इस तरह की विचार और विशेषज्ञता के स्थानीयकरण का अर्थ यह भी था कि समाज के दृष्टिकोण वैध और आधिकारिक हो गया। किसके हवाले? पुरुषों के हवाले हो गया। ठीक है ना। तो नारीवाद ने तर्क दिया कि सिर्फ एक कथित वस्तुनिष्ठता थी और मूल्ययुक्त अनुसंधान का गठन नहीं करती थी। मन और शरीर के बीच एक कृत्रिम विभाजन हो गया और 17वीं शताब्दी में जो रेने थे उनके द्वारा किया गया अध्ययन दुनिया का अध्ययन करने में क्रांतिकारी परिवर्तन था। उन्होंने कारण, मन और दिमाग के माध्यम से दुनिया का ध्यान केंद्रित किया, ना कि व्यवस्थाओं और भावनाओं के माध्यम से। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, नारीवाद शोधकर्ताओं ने दावा किया कि महिलाओं का जो वर्गीकरण है वो अनुचित था और पक्षपाती था। नारीवादियों ने कहा कि कारण स्वयं में सामाजिक रूप निर्मित गया था। ठीक है, निर्मित हुआ था। और उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञान की वैधता, यहाँ तक कि पूछे गए शोध प्रश्न भी पुरुषवादी थे और पूछे गए सभी प्रश्न और विश्लेषणों को मर्दाना श्रेणियों के विश्लेषण को उपयोग करके किए गए थे। यानी कि जो शोध कार्य किए जाते थे, जो अनुसंधान किए जाते थे, उसमें सिर्फ पुरुष का वर्चस्व था, क्योंकि उनका मानना था कि जो समाज होता है वो पुरुष के हिसाब से चलता है, उसको पुरुष चलाता है। तो जो शोध कार्य किए जाते थे, जो उसके सब्जेक्ट विषय होते थे, वो पुरुषों के अकॉर्डिंग होते थे, पुरुष के अनुसार होते थे, उनको चलाने वाले भी पुरुष ही होते थे, सभी कुछ पुरुष करने वाले होते
होते थे। और जब नारियों को मौका भी दिया जाता था तो जो भी वहां पे प्रश्न वगैरह पूछे जाते थे, जो भी विश्लेषण किए जाते थे, वो मर्दाना श्रेणी में यानी पुरुषों की श्रेणी में किए जाते थे। ठीक है ना? ओके, तो ये है नारीवाद। अब सामाजिक विज्ञानों में कामकाज के आधिकारिक सार्वजनिक तरीकों पर ध्यान देना, अनौपचारिक प्राणियों पर ध्यान नहीं देना एक मर्दाना पूर्वाग्रह का संकेत था। और उन्होंने आगे कहा कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग सामाजिक जगत पर अधिकार रखते हैं और इस तरह मानव जात के समानीकरण के रूप में प्रस्तुत किए गए समानीकरण महिलाओं के लिए अनुचित थे। ठीक है, राइट। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पारंपरिक ज्ञानवाद ने महिलाओं की आवाज को बाहर रखा। विज्ञान और इतिहास को विशुद्ध रूप से पुरुषवादी दृष्टिकोण से लिखा गया था और जिसमें हमेशा विषय कौन रहा है? पुरुष रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे पुरुषवादी पूर्वाग्रह का मतलब यह था कि नारीवादी दृष्टिकोण को मानवतावादी परिपेक्ष का एक हिस्सा माना जाता था। तो ये है आपका नारीवादी दृष्टिकोण, नारीवादी पद्धति। ठीक है ना? राइट। जहां पे सिर्फ पुरुष का वर्चस्व था, हर एक काम पुरुष के दृष्टिकोण से रखे गए थे, हर एक शोध पुरुष के माध्यम से किए गए थे। औरतों को कहीं पे भी, नारी को कहीं पे मौका नहीं दिया गया। और जहां पे कोई मौका दिया भी गया वहां पे ऐसे सवाल, ऐसे शोध रखे गए जहां पे पुरुषों के मतलब पुरुषों के आगे वो हार उनको माननी पड़ती थी। ठीक है। और जहां पे शोधकर्ता ज्ञाता थे, शोध किए जाते थे, लोगों पर अपनी वर्ग के विचारों को थोपा जाता था। ठीक है ना? चलिए, 1978 में मारिया ने एक शोध की आवश्यकता पर प्रस्ताव रखा जिसमें शोध विषय को न केवल एक वस्तु के रूप में नहीं गया बल्कि दलित, उत्पीड़ित और सताए हुए लोगों की ओर भी पक्षपात करते हुए बताया गया। वहां शोध किए गए और शोध में कर्तनिष्ठा और संगणना है। शोध के ज्ञान में निहित है कि शोधकर्ता विवेक विकसित करता है। सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न और अधीनता के अनुसंधान और समझ पर ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उन्हें चुनौती भी दी जाती थी। महिलाओं को तो उनके अनुसंधान पर ध्यान नहीं दिया जाता था बल्कि उनको चुनौतियां दी जाती थी ताकि वो अपने रास्ते से, उनके रास्ते से हट जाएं। तो नारीवादी कार्यप्रणाली की शुरुआत महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी और नियमित दुनिया से होनी चाहिए। महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि एक दिए गए रूप में। ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया नारीवादी शोध या नारीवादी आप पद्धति कह सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे और थोड़ा देख लीजिए, नारीवादी शोधकर्ताओं ने शोध के पारंपरिक तरीकों के उपयोग के खिलाफ अपनी दलील दी। उन्होंने तर्क दिया कि इससे शोधकर्ता और शोध के विषय के बीच एक पदानुक्रम निर्माण किया और शोधकर्ता एक ज्ञाता और जानकार के रूप में प्रकट होता है जो सब कुछ जानता है और शोध विषय जिसको शोधकर्ता जानता था भी पता था कि उसका शोध किया गया है। और अक्सर शोध विषय पर जो विचारधारा थोपी जाती थी वह हमेशा पुरुष प्रधान हुआ करती थी। तो ये है नारीवाद। नारीवाद का मतलब यहाँ पे है कि जो समाज था, समाज की जो संरचना की गई वो पुरुष प्रधान केंद्र पे की गई, अहम पुरुष को माना गया, हर चीज में पुरुष का वर्चस्व था, समाज का जो वस्तुनिष्ठा थी वो भी पुरुष के ऊपर थी, नारी के ऊपर कभी किसी की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। और जब नारी के ऊपर ध्यान दिया गया, लोगों को लगा कि लैंगिकता जो है उस मुद्दे को भी समाजशास्त्र का एक विषय बनाया जाना चाहिए। जब लोग लैंगिकता को लेके आए यानी कि महिला को लेके आए तो लोगों ने उनके सामने प्रश्न खड़े कर दिए कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं काम। ठीक है ना? और जब अनुसंधान में उनको मौका दिया गया तो वहां पे अनुसंधान में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए, मतलब इतने कठिन प्रश्न रखे गए, इतने टफ क्वेश्चन रखे गए और यहाँ पर ये वर्चस्व कायम किया गया कि पुरुष प्रधान क्वेश्चन रखे गए कि सिर्फ और सिर्फ ये आदमी कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती है। ठीक है ना? राइट। चलिए, तो इतना हो गया। तो ये नारीवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता दूं। ठीक है ना? दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने ऊपर क्या देखा, एक अभी पढ़ा था नृपजाति और दूसरा हमने पढ़ा था नारीवाद। ठीक है ना? जैसे गोल्की ने कहा था अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं कि आवाज ही काफी नहीं होती है, अनुभवों पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो सभी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, जिन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है? ओके, ठीक है। ये भी तथ्य है कि शोधकर्ता एक महिला है और एक पुरुष नहीं। शोध विषय और शोधकर्ता के बीच संबंध की प्रकृति को बदल देता है। शोधकर्ता के लैंगिकता का मतलब है कि वह पेशेवर के साथ साथ व्यक्तिगत मोर्चे पर महिलाओं की दुनिया में पैर पसारने और कदम रखने में सक्षम है। ठीक है? ओके, चलिए ये देखिए, पुरुषवादी पद्धति पर नारीवादियों द्वारा क्या आलोचना की पेशकश की गई थी, जो हमने अगस्त कामटे का देखा था। जो क्या थे यहाँ पर पुरुषवादी पद्धति पर नारीवादियों द्वारा कि नारियों को जो मौके नहीं दिए जाते थे अनुसंधान में, जो भी मैंने बताया उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नारीवाद 100% आपका आएगा, जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है?
एक नारीवादी अनुसंधान पद्धति ने महिलाओं को अध्ययन की वस्तुओं के रूप में नहीं बनाया, और पद्धति का मतलब महिलाओं को अध्ययन की वस्तुओं के रूप में नहीं करना था। उन्होंने शोध में महिलाओं को शामिल करने का तर्क दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का अध्ययन मौजूदा शोध के मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह था कि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और प्रत्यक्षवादियों के तरीकों का पालन किया जाए, जो अगस्त काम्टे कहते थे। तो नारीवादी अनुभववादियों ने महिलाओं को अनुसंधान में शामिल किया, लेकिन वो मौजूदा तरीकों का पालन करते रहे। उनका मानना था कि नारीवादी अनुसंधान को गंभीरता से लिए जाए, ताकि अनुसंधान के मौजूदा वैज्ञानिक तरीकों का पालन के लिए महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ पे नारीवादी का मतलब जो नारियों के फेवर में थे, ठीक है। यानी यहाँ पे दो वादी हो गए ना, एक तो प्रत्यक्षवादी हो गए जिसमें अगस्त काम्टे वगैरह थे, और दूसरा एक नारीवादी हो गया जो लैंगिकता को मुद्दा बनाना चाहते थे, जो नारियों के फेवर में थे, ठीक है, राइट। जैसे नारीवाद अनुभववाद से आपका क्या तात्पर्य, देखिए यहीं पे मिल गया। नारीवाद और अनुभववाद से क्या मतलब है, जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। नारीवाद अनुभववादियों ने महिलाओं को अनुसंधान में शामिल तो किया, लेकिन वो मौजूदा तरीकों का पालन करते रहे। उनका मानना था कि नारीवाद अनुसंधान को गंभीरता से लिए जाए, ताकि अनुसंधान के मौजूदा वैज्ञानिक तरीकों का पालन के लिए महत्वपूर्ण हो, और अनुभववादियों द्वारा उपभोग किए गए विश्लेषण की संरचनाएं पहले से ही अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली संरचनाएं थी, ठीक है। तो इस एक नजरिया जो था वो ये उनका नजरिया था कि सभी पुरुष और महिलाएं अनिवार्य रूप से एक समान है, अनुभववादियों का मानना था, ठीक है, नारीवाद के लिए। ओके, राइट। तो ये हो गया आपका नारीवाद अनिवार्यता। तो नारीवाद का समर्थन करने वाले अनुभववादी, क्योंकि अनुभववाद जो थे वो नारीवाद का समर्थन करते थे, ठीक है ना। तो नारीवाद का समर्थन करने वाले अनुभववादियों की पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को नहीं पहचानने और अंतर को मान्यता नहीं देने की आलोचना की गई थी, ठीक है। क्योंकि नारीवाद का समर्थन जो करते थे, कौन करते थे, अनुभववादी करते थे। तो अनुभववादी जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर नहीं पहचानते थे और अंतर को मान्यता भी नहीं देते थे, इसलिए उनकी आलोचना की गई थी। और पहले से आयोजित किए जा रहे अनुसंधानों के मिश्रण में महिलाओं को जोड़ने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। किसकी, अनुभववादियों की। आलोचकों का मानना था कि महिला और पुरुष अलग अलग है। नारीवाद का समर्थन करने वाले शोधकर्ताओं ने मानवतावादी दृष्टिकोण का पालन किया, और उनका तर्क था कि मनुष्य का अध्ययन केवल पुरुषों का अध्ययन था, ना कि मानव जाति का। मतलब यहाँ पे कि जो मनुष्य का अध्ययन करना है तो सिर्फ मनुष्य में सिर्फ वो पुरुष को लेते थे, नारी को नहीं लेते थे। इसलिए उनका कहना था कि उनका मानना था कि अध्ययन में केवल पुरुष का अध्ययन किया जाए, सिर्फ मानव जात का, अर्थात मनुष्य मात्र का अध्ययन। मनुष्य का मतलब पुरुष से है, और नारी जाति के लिए महिला का अध्ययन आवश्यक था। तो उन्होंने आदर्श पुरुष को आदर्श स्त्री में बदलने की मांग की, और मानवतावादी दृष्टिकोण ने घोषणा की कि महिलाएं पुरुषों के सभी कार्यों को कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे अधिक आगे भी जा सकती हैं। शोध कार्य में महिलाओं को सीमांत से स्थानांतरित करके केंद्र में किया गया, यानी साइड से, सीमांत साइड से केंद्र में बीच में रखा गया, और उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और यह प्रयास महिलाओं के दृष्टिकोण से मानवी के पुनर्निर्माण का था, ठीक है। तो नारीवाद अनिवार्यता से क्या समझते हैं, ठीक है। नारीवाद के पुनर्निर्माण से क्या समझते हैं, मानवी के पुनर्निर्माण से, तो यही लिखना है, ओके। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए, यह माना गया कि पश्चिम के देशों की श्वेत मध्यम वर्ग की महिला सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह पुरुषों के लिए भी सच था, क्योंकि सभी पुरुषों को अनिवार्य रूप से एक ही माना जाता था। अन्य महिलाओं और पुरुषों के लिए इस दृष्टिकोण की आलोचना की गई। यह कम विशेषाधिकार प्राप्त या अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, ठीक है। यह मान लिया कि पुरुष, महिला, समलैंगिक, यहूदी, ईसाइयों आदि के बीच कोई अंतर नहीं था। ये माना जाता था, कहाँ माना जाता था, पश्चिम देशों में। और समाज को तर्क संगत मानव विचार के उत्पाद के रूप में समझते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य के रूप में मेल फीमेल दोनों को लाते थे। इस तथ्य की कोई मान्यता नहीं थी कि ज्ञान अपने आप में स्थापित है और हमेशा एक विशेष दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और यह ज्ञान श्वेत विषम लैंगिक पुरुष और बाद में श्वेत महिला के दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका नारीवाद अनिवार्यता, राइट। चलिए यहाँ पे इतना काफी हो गया, नारीवाद अनिवार्यता हमने आज किसमें ले लिया। तो नृप जाति और नारीवादता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे सारांश दिया हुआ है तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। नारीवाद कार्य प्रणाली नाना रूपी विविध प्रकार की होती है। नारीवाद का कोई एक संस्करण नहीं होता है, बल्कि नारीवाद की जरूरत और आवश्यकता होती है, ठीक है, ओके।
और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं अर्थ जिनका, तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है। नारीवाद अनिवार्यता क्या है? तो दावा किया जाता है कि सभी महिलाएं अनिवार्य रूप से एक समान है, उनमें महिलाओं के अंतर्ज्ञान की शक्ति के समान अंतर्निहित गुण मौजूद हैं। नारीवाद दृष्टिकोण क्या है? तो दृष्टिकोणवादी सिद्धांतकारों का मानना है कि महिलाओं के अनुभवों को समझना उनकी वास्तविकताओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा? तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी, देखते हैं इंपॉर्टेंट है या नहीं है। शोध कार्य में मात्रात्मक विधि, देखते हैं अगर इंपॉर्टेंट होगा। मात्रात्मक और गुणात्मक विधि तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें अंतर देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।